ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। भारत की हर बात निराली है, सुहानी है। हर चीज की यहाँ अपनी एक कहानी है। सफर की हम बात करें तो रेल में छुपी हम सबकी कहानी है। कभी 3 दिन का लंबा सफर तो कभी रोज का अप डाउन। यहाँ हर किसी का अलग किस्सा है। रेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। जी हाँ श्रोताओं, रेल हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा रही है, लेकिन आज कोरोना के इस दौर में हमें बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करना है। और भारतीय रेल परिवहन का वो सबसे बड़ा नेटवर्क है जो आपदा की इस घड़ी में यात्रियों और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष फोन इन कार्यक्रम संवाद में हमारी यही कोशिश है कि रेल परिचालन से जुड़े आपके हर एक सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। और श्रोताओं, आज के विशेष फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेल परिचालन से संबंधित तमाम जानकारी और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं रेल मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रचार राजेश दत्त वाजपेयी। राजेश जी, कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और श्रोताओं, आप रेल से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और राजेश जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने पीसी करी है और हमें बताया कि अब तक 52 लाख से अधिक यात्रियों को उनके जो श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए उनके जो होम स्टेट है वहां तक पहुंचाया गया है। तो इस समय जैसा कि बहुत ज्यादा चर्चा में है, श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की क्या कुछ प्रक्रिया रेलवे में चल रही है? देखिए, अभी तक जो 52 लाख लोगों को हमने पहुंचाया है वो करीब 3800 से अधिक ट्रेनें हमने चलाई हैं। और जैसा कि हमारे चेयरमैन ने बताया सभी लोगों को कि श्रमिक लोगों के लिए बेहतरी के लिए जो भी प्रयास हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। हम लोग लगातार स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके ये ट्रेन चला रहे हैं। एक समय था जब हमने 280 तक प्रतिदिन ट्रेन चलाई हैं। अभी थोड़ी रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट से आने कम हो गई है, परंतु जैसा चेयरमैन ने कहा कि हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक एक भी श्रमिक को जरूरत है श्रमिक स्पेशल ट्रेन की और स्टेट गवर्नमेंट आगे आते हैं इसके लिए, भारतीय रेल ये ट्रेन चलाना जारी रखेगा। और इसमें जो टाइमिंग्स हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन की, इसको भी लेके बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। इसमें क्या कुछ सच्चाई है या अपने गंतव्य तक पहुंचने में जो जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स हैं, लेकिन क्या सही स्थिति क्या है? क्योंकि आज के जो संवाददाता सम्मेलन में बहुत सी चीजों का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि अगर हम देखें तो आज की डेट में सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक खबरें भी चल रही हैं। तो हम ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के जरिए लोगों तक सही बात पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या कुछ है अगर विलंब की हम बात करें तो? देखिए, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखें, भारतीय रेल पे विश्वास रखें। हम लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और 52 लाख लोगों को हमने गंतव्य तक पहुंचाया है जी। बीच में 1-2 दिन ऐसा हुआ था जब हमारे ट्रेन एक ही समय में बिहार और यूपी की बहुत सारी ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र से रवाना हुई थी और एक जगह वो कंजेशन जैसी स्थिति हो गई थी। कई सौ ट्रेनें एक साथ आगे पीछे कुछ 100 किलोमीटर के अंतर पे चल रही थी। उन ट्रेन को हमने डाइवर्ट किया और उन ट्रेनों की संख्या बहुत कम है, कुछ 70 के करीब ट्रेन थी वो। उनमें से कुछ ट्रेन उड़ीसा होके हम ले गए थे ट्रेन को, लेकिन वो बहुत मिनिमम था। उसके पश्चात हमने रूट्स को रैशनलाइज किया और आज की स्थिति ये है कि किसी भी ट्रेन को जो अपना निर्धारित समय है उससे ज्यादा समय नहीं लग रहा है। 90% ट्रेन हमारी जो हमने 3800 ट्रेन चलाई हैं उनमें से सही समय पर पहुंची हैं, 10% ही लेट पहुंची हैं और बहुत ही कुछ 1-2 ट्रेन है जो कि बहुत ज्यादा समय लगा, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की ली गई हैं। तो किसी भी तरह की भ्रामक खबरों में ना पड़े, ये मेरा अनुरोध है। जी राजेश जी, और जैसा कि आज जो चेयरमैन सर ने भी ये बताया कि केवल 4 रेलगाड़ियां ऐसी थीं जो अपने डेस्टिनेशन तक
पहुंचने में 72 घंटे से अधिक का समय जिन्हें लगा। और यहाँ पर एक बात और है, चूंकि यहाँ पे जो रेल है उसमें सिर्फ रेलवे ही इन्वॉल्व नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार से, जैसा कि आपके पास लिस्ट आती है, दोनों के बीच में एक समायोजन है। तो अगर वहां पे कहीं कमी होती है तो उसकी वजह से ट्रेन लेट होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी सिद्धार्थ जी, ये पूरा एक मिशन चक्र को अंजाम दे रहे हैं हम। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है देश के लिए। ये बड़ी एक वैश्विक महामारी फैली हुई है। इसके लिए प्रोसेस शुरू होता है जब राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन करती हैं। उस रजिस्ट्रेशन से लोग रजिस्टर करके राज्य सरकारें चिन्हित करती हैं किन व्यक्तियों को ले जाना है। उन व्यक्तियों को मेडिकल टेस्ट करने के पश्चात राज्य सरकारें बसों की व्यवस्था करके रेलवे स्टेशन पर लाते हैं। उनको रेलवे स्टेशन पे किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं खरीदना होता है, वो पैसा राज्य सरकारें देती हैं। इन लोगों को ट्रेन में बैठाया जाता है। जब तक ये ट्रेन में नहीं बैठ जाते, ट्रेन को रोका जाता है, वेट किया जाता है इन लोगों का, और जब सब लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं तब इनको रवाना किया जाता है। रास्ते में जो खाने पानी की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था रेल द्वारा की जाती है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे कुछ केस हुए थे जिसमें लोगों को खाने के लिए, पानी के लिए कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन उसको हमने तुरंत ठीक किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमें इतना बड़े स्तर पे खाना बनाने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर देने पड़ते हैं हमारे आईआरसीटीसी को। उसको सर्व करने के लिए डिब्बे में कुछ लोगों को हिचकिचाहट होती है कि जो लोग चल रहे हैं उनसे कोई संक्रमण हो सकता है। इन सभी चीजों से जूझते हुए हम खाना पानी सुचारू रूप से देते हुए और इन ट्रेनों को गंतव्य तक ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक डेटा मैं देख रहा था कि 1 मई से 85 लाख से अधिक जो मुफ्त भोजन और लगभग 1 करोड़ 25 लाख मुफ्त पानी की बोतल जो है वो रेल ने टोटल अभी तक वितरित की है। तो अपने आप में शायद ये एक बड़ी संख्या है, लेकिन चूंकि लोगों की नंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो शायद अपने आप में एक बहुत बड़ा इसको मैनेज करना एक चैलेंज है। और राजेश जी, इस बीच बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं कमरुद्दीन जी। हेलो कमरुद्दीन जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। सर, सवाल हमारा ये है कि रेलवे विभाग कहता है बेटी टिकट पर यात्रा नहीं करने के लिए, तो बेटी टिकट क्यों दिया जा रहा है सर? देखिए, अगर देशी टिकट से आपका अभिप्राय ये है कि कोई लोग रिजर्व टिकट, तो किसी भी प्रकार का देसी या अनरिजर्व टिकट नहीं दिया जा रहा है। आपको सिर्फ रिजर्व टिकट प्राप्त हो रहा है, जो कि आप रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राजेश जी, एक रेलवे के द्वारा अपील की गई है रेल मंत्रालय ने कि गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग और जिनके साथ पहले से कोई बीमारी हो, वे लोग बहुत जरूरी होने पर ही रेल यात्रा करें। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, हमने आज एक अपील की है मंत्रालय ने पूरे देश के नागरिकों से, और ये अपील जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री है और गृह मंत्रालय है, उनके जो दिशा निर्देश है उसके तहत की गई है। इस अपील में हमने जो पूर्व ग्रसित बीमारी से लोग हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग या कम प्रतिरक्षा वाले रोग हैं, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, या 65 वर्ष से उम्र के बुजुर्ग हैं, उनको जब तक बहुत अत्यंत आवश्यक ना हो वो रेल यात्रा से इस समय बचें, खासकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से, क्योंकि इन ट्रेनों में नॉन एयर कंडीशन ट्रेन हैं और इस समय गर्मी का माहौल भी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, कोविड फैलने का इन लोगों को खतरा भी ज्यादा है, किसी भी तरह कोई भी संक्रमण भी हो सकता है। तो हमने ये अपील की है लोगों से कि आप कृपया इन ट्रेनों से ना चलें। और राजेश जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये हमारे अपने हित में है। अगर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस रेलवे लगाती है तो हम नागरिकों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें, जो भी हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो भी हम सावधानियां बरत रहे हैं, ये हम नागरिकों के खुद के बेहतरी के लिए है। तो शायद यहाँ पे ये चीजें अगर हम करते हैं तो संक्रमण फैलने का जो खतरा है या जो चांसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। और इस बीच हम रुख करेंगे औरंगाबाद का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीकांत जोशी जी। हेलो श्रीकांत जी, नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। मैं श्रीकांत जोशी, गांव का नाम लासपुर, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। और मेरा पहला सवाल है सर, भारत सरकार के पास कितना ट्रेन है? पहला सवाल जी। और दूसरा सवाल है कि मजदूर लोग तो बहुत थे, 50 लाख 7 लाख, कम से कम 1 करोड़ के आगे मजदूर लोग थे मुंबई में, इधर उधर।
तो उन लोगों की लिस्ट बनाना और उनके रजिस्ट्रेशन करने का, उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है सर। जी राजेश जी, देखिए इन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल किया कि भारत सरकार के पास कितने ट्रेन हैं। हमारे पास करीब 13,000 से 15,000 तक ट्रेन हम चलाते हैं डेली, और ये सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें सबर्बन सर्विसेज की सर्विसेज मिला के, सारी सर्विसेज मिला के हैं। अगर आप गुड्स की ट्रेन की बात करें और तरह की ट्रेन की बात करें तो कई तरह के हमारे पास ट्रेन होते हैं, रेक्स होते हैं। और इनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम सारे डब्बों का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर, रिकॉर्ड स्तर पर भारत में अपने डब्बे के कारखानों में कर रहे हैं। साथ ही हम अपने इंजन्स को भी देश में ही बड़े बड़े स्तर पर बना रहे हैं, जिसमें पिछले 5-6 सालों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो हमारे पास पूरी तरह से सक्षम है हम ट्रेन चलाने के लिए। ट्रेनों, डब्बों की और इंजन की कहीं कोई कमी नहीं है। कमी जो है वो सिर्फ इस बात की है कि माहौल ठीक नहीं है, वरना हम लोग ट्रेन चलाने में पीछे नहीं होते। और राजेश जी, इन्होंने ये पूछा है कि जो रजिस्ट्रेशन और ये सब की प्रोसेस है, तो इसमें भी चूंकि कोविड का चक्कर है, कोविड-19 की वजह से ही ये अगर एक प्रोसेस ओरिएंटेड या इसकी कोई एसओपी डेवलप नहीं की जाएगी तो लोग एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा, तो इससे शायद संक्रमण फैलने का बहुत बड़ा खतरा भी होगा। जी, देखिए ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन हमने जब चलाई थी 1 मई में, तो इस 1 महीने में, अब तो ये समय खत्म होने वाला है, लेकिन इस 1 महीने में लोगों के पास कोई भी विकल्प नहीं था। चाहे वो श्रमिक भाई हो या और भी जो लोग जो बेहतर थे, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था। और इस विकल्प की वजह से भी लोग सिर्फ इन श्रमिक ट्रेनों में से चले। इस दौरान इन श्रमिक ट्रेनों में चलने के लिए प्रोटोकॉल्स बने। भेजने वाले स्टेट ने और पाने वाले स्टेट दोनों ने विचार विमर्श किया, और अब ये स्टेबलाइज हो चुका है। जब जाने वाले स्टेट का भी प्रोटोकॉल फिक्स है और पहुंचने वाले स्टेट के भी प्रोटोकॉल फिक्स है। इसकी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से आप जब टिकट बुक करते हैं तो आपको दी जाती है। और 1 तारीख से ये अच्छा होने वाला है कि आप श्रमिक ट्रेन में जो लोग जाना चाहते हैं, अगर उनको टिकट श्रमिक ट्रेन में नहीं जाने की जगह मिलती है तो भी वो हताश ना हो, वो हमारी ट्रेन सर्विसेज में जा सकते हैं। परंतु मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कम होनी शुरू हो गई है। हमारा जो पीक रिक्वायरमेंट थी उससे अब कमाने हो शुरू हो गए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते भर में या 10 दिन में काफी मात्रा में हम लगभग सभी श्रमिकों को घर पर पहुंचा दें। बिल्कुल, और जैसा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी चेयरमैन सर ने हमें बताया कि जो श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां हैं इनकी मांग अब घटकर केवल 449 रह गई है। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब तक राज्य सरकार से डिमांड नहीं आएगी या उतने लोग अवेलेबल होंगे तो शायद कहीं ना कहीं जो सामंजस्य की बात, जैसे कि हम लोग कह रहे थे स्टेट और रेलवे के बीच में, तो ये दोनों जब तक पैरेलल नहीं होंगे तब तक शायद व्यवस्था और बहुत चाक चौबंद नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। और इस बीच दिल्ली से शकील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। शकील जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो 1 तारीख से ट्रेन चलेगी सर, उसमें तत्काल टिकट मिलेगा सर? जी शकील जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कल ही हमने ये निर्णय लिया है और सबसे पहले मैंने इसी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को बताया था कि हमने तत्काल की बुकिंग इन ट्रेनों में 31 तारीख सुबह 8 बजे से जो टिकट बुक करेंगे उन ट्रेनों में तत्काल की सुविधा भी बहाल कर दी है। और साथ ही जो हमारा एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, यानी कि आप कितने दिन पहले, यात्रा के कितने दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं, वो जो अभी तक 30 दिन था उसको बढ़ा के हमने 120 दिन कर दिया है। तो ये जो अभी जो 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही हैं अगले महीने की 1 तारीख से, यानी तो इनके ऊपर भी ये लागू होगा? जी बिल्कुल, हमारी ये जो 100 पेयर ट्रेन 200 ट्रेन हम चलाएंगे जी, इनके लिए भी लागू होगा। और जो 30 ट्रेन हम राजधानी की चला रहे हैं उसमें भी ये लागू होगा, और अगर आगे कोई और ट्रेन चलाएंगे तो उनमें भी ये लागू जी। और इस बीच दिल्ली से शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो शिव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी सर, मैं जानना चाह रहा था कि मैं दिव्यांग पर्सन हूँ, ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो जो मेरा पास होता है कंसेशन पास, क्या हम अभी भी उसका उपयोग रेलवे में कर सकते हैं? और मुझे मेरठ जाना है, वहाँ के लिए कौन सी ट्रेन जाएगी? देखिए शिव जी, आप दिव्यांग पर्सन हैं। दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन हमने कभी भी बंद नहीं किया था। जब भी हमने ट्रेन खोली है, जो राजधानी की ट्रेन चलाई थी पहले और अब ये ट्रेन है, दोनों में सभी कैटेगरी के दिव्यांग जनों के लिए रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई कोटा होता है जिस भी दिव्यांग के लिए, वो कोटे भी उपलब्ध है, कंसेशन भी उपलब्ध है।
और आपके रिजर्वेशन काउंटर्स भी उपलब्ध हैं, जहां आपको सुविधा अलग से मिलती थी लाइन लगाने की, वो भी उपलब्ध है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है, आप निश्चिंत होकर जाएं और अपना रिजर्वेशन कराएं। और राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे पार्सल और जो सामान की बुकिंग रेलवे में होती थी, तो क्या ये भी पहले, अब जो 31 मई से जो हम शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये सब पहले की तरह बहाल होने वाला है या इसकी अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अब जो 1 तारीख से ट्रेन हम चला रहे हैं और जो 31 से हम लागू करने जा रहे हैं चीजें, उसमें हमने पार्सल और लगेज की बुकिंग भी शुरू कर दी है। पहले जैसे नॉर्मल बुकिंग होती थी उसी तरह की बुकिंग अब लोग लगेज की और पार्सल की करा सकते हैं। जी, और इस बीच मुंबई का रुख करेंगे, जहां से अमजद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी अमजद जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी अमजद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है जी, अपना सवाल पूछिए। जी, उन तक शायद आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है और उनका फोन शायद हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे बात चल रही है श्रमिकों की, और बात चल रही है, हमारे पास 2 कैटेगरी के पैसेंजर्स हैं जो रूटीन के नॉर्मल पैसेंजर्स हैं, जो एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पे जाना चाहते हैं, और वो लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे जो नॉर्मल पैसेंजर्स अभी जा रहे हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि आप दोबारा से उनको रिमाइंड करिए कि जब वो अगर स्टेशन पे पहुंचते हैं तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, और उनको मतलब क्या क्या, किन किन SOPs का पालन करना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। 1 तारीख से जो हम ट्रेन चला रहे हैं और 12 मई से जो हम 30 ट्रेन चला रहे हैं, उन सब के लिए नियम एक जैसे हैं। आपको कंफर्म या RAC टिकट में ही आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास वेट लिस्टेड टिकट है तो आप कदापि स्टेशन की तरफ ना जाएं। अगर आपके यहाँ कोई लॉकडाउन लागू है स्टेट में, तो आप ट्रेन के बेसिस पे स्टेशन तक आ सकते हैं, उसकी छूट होगी ट्रेन के टिकट के बेस पे। आपको छोड़ने के लिए कोई एक व्यक्ति स्टेशन तक आ सकता है, वो भी अलाउड है, और आपको छोड़ के वो जाएंगे। स्टेशन के अंदर, सर्कुलेटिंग एरिया के अंदर आके आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। उसमें आपको किसी तरह का सिम्टम या बुखार होता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इन केस में आपको ऐसा सिम्टम मिलता है तो आपके साथ जो लोग हैं उनके पास विकल्प होगा कि वो आपके साथ न जाएं या वो आपको छोड़ के यात्रा करें आगे। सभी केसेस में सभी लोगों को, जो लोग नहीं जाना चाहते, हम पूरा रिफंड देने वाले हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्लेटफॉर्म टिकट्स की बिक्री बंद रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी को छोड़ने अंदर प्लेटफॉर्म्स पे ना जाएं। आपसे अनुरोध है कि कम से कम सामान लेके चलें। वहां बहुत ज्यादा आपको हो सकता है कुली में भी कुछ कमी हो, कुछ कुली संक्रमण के डर से ना आए, तो आप कम सामान लेके चलें। अपने खाने पीने का जो पैक्ड सामान है वो लेके खुद चलें। हालांकि हमारे काउंटर्स और फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम खुलेंगे, वहां पे टेक अवे फूड ले जाने की व्यवस्था होगी, परंतु बेहतर होगा आप खाना पानी अपना लेके जाएं। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी प्रोटोकॉल का फॉलो करें। किसी के मोबाइल, मैगजीन्स या किसी सामान को ना इस्तेमाल करें। अपना चादर, तकिया अपना स्वयं का लेके जाएं। ट्रेन में कोई चादर, तकिया, कंबल या फिर पर्दे नहीं रहेंगे। टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते समय साफ सफाई ध्यान रखें। टॉयलेट्स के हैंडल को छूते समय, बाकी चीजों को छूते समय, उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। ट्रेन रेलवे परिसर में और रेलवे परिसर में आए हैं और ट्रेन में आपको अपना फेस को फेस कवर से या मास्क से ढक के रखना अनिवार्य है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप जिस स्टेट में पहुंचते हैं तो वहां का जो हेल्थ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल की जानकारी यात्रा करने से पहले आप ले लें, जिससे कि वहां अगर कोई क्वारंटाइन की नीड है तो आप उसको फॉलो करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आपकी सेफ्टी के लिए कि आरोग्य सेतु ऐप का अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने राजेश जी हमारे श्रोताओं को बताई। और हम अपने कार्यक्रम में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर आप यात्रा करने का मन बना रहे हैं या किसी कारण से आपको यात्रा करना पड़ रहा है, तो अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और रेल कर्मचारियों के लिए भी सुविधा को बेहतर देने के लिए इन सब चीजों से कम मशक्कत करनी पड़ेगी। और इस बीच मंदसौर से हमारे साथ बसंती लाल जुड़ चुके हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी बसंती लाल जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी जी बोल रहा हूँ। मेरे 2 प्रश्न है जो राजेश सर जी, कि जैसे ट्रेन चलती है तो एक डिब्बा सैनिटाइजर कितने स्टेशन पे किया जाएगा और सामान्य सभी ट्रेन कब तक चालू हो जाएगी सर?
देखिए बसंती लाल जी, आपने 2 प्रश्न पूछे। एक तो सैनिटाइज कब किया जाएगा और सामान्य ट्रेन सेवा कब बहाल होगी। आपका पहला प्रश्न का जवाब जो आपने कहा सैनिटाइज, जब हमारी ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करके सारे पैसेंजर उतरते हैं तो उसके बाद हम कंप्लीटली पूरे ट्रेन को सैनिटाइज करते हैं। उसमें जहां पे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उस क्षेत्र को, जो टॉयलेट्स हैं उन क्षेत्र को, और बाहर से भी, और जहां हैंडल्स हैं, डोर्स हैं, सारे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद उसको तैयार किया जाता है पूरी दूसरी यात्रा करने के लिए। लेकिन सफर के दौरान हमको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है और उसके अंदर पैसेंजर्स भी बैठे होते हैं, तो हमारा हर जगह हर कोने को सैनिटाइज करना संभव नहीं है। सफर के दौरान जो बड़े स्टेशन है वहां पे हम टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, उसी के समय सैनिटाइज करते हैं, और जो डोर्स हैं, हैंडल को कोशिश करते हैं कि उसको पूरी तरह सैनिटाइज करें। संक्रमण का एक छोटा मोटा खतरा आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं आप अपरिचित लोगों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। पूरे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी किसी को लक्षण हो सकते हैं, किसी को ट्रेन में डेवलप हो सकते हैं लक्षण, तो आपको खुद भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेके चलना है। और अगर आप एहतियात बरतेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि ये बीमारी आपको लगे। आपका दूसरा प्रश्न था कि आपने बोला कि दूसरा प्रश्न मैं भूल गया इनका, बसंती लाल जी, क्या था इनका? जी, एक तो इन्होंने ये जानना चाहा था कि ट्रेनें कब से सामान्य रूप से बहाल हो जाएंगी। जी, तो ट्रेनें लागू करने के लिए यह निर्णय एक नीतिगत निर्णय है। इस निर्णय को हम जल्दबाजी में इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी तरह रेलवे द्वारा इसका प्रसार हो। अभी ये हमने निर्णय लिया है कि लोगों को कठिनाई ना हो, उसके लिए हम धीरे धीरे करके पैसेंजर सेवाएं बहाल करेंगे। अभी ये 100 ट्रेन चलने दीजिए 1 तारीख से, और उसके बाद फिर जब जो भी स्थिति ठीक होगी तो अगला निर्णय लिया जाएगा और बाकी ट्रेन धीरे धीरे करके ही हम शुरू करेंगे। और राजेश जी, आपका हमारे सभी लिसनर्स के लिए यही अनुरोध है कि अगर बहुत जरूरी है तभी वो यात्रा करें, क्योंकि इस समय गैर जरूरी यात्रा करना आवश्यक नहीं है। जी बिल्कुल। और इस बीच हम रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमजद अहमद जी। हेलो अमजद जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्ते जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था सर कि 31 तारीख से आपका एक नया गाइडलाइन इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसके चलते कि 30 दिन की जो एडवांस बुकिंग थी वो आप लोगों ने 120 कर दी है 120 दिन के लिए। मुझे जानना था कि ऐसा करने का क्या उद्देश्य है रेलवे का। हालांकि मुंबई और तमाम बड़े शहरों में कोरोना का इन्फेक्टिव ज्यादा से ज्यादा बहुत हाइट को टच करता चला जा रहा है, इसमें रेलवे क्यों ऐसा कर रहा है। और दूसरा पूछना था कि जिन्होंने काउंटर बुकिंग की है और जिन्होंने कार्ड से पेमेंट किया है, क्या ऐसे लोगों का पेमेंट हमें ऑटोमेटिकली वापस मिल जाएगा या हमें काउंटर विजिट करना होगा। धन्यवाद। देखिए अमजद जी, अच्छी बात है कि आपको चिंता है सभी लोगों की कि रेलवे ऐसा स्टेप क्यों कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कठिनाई हो रही है और लोगों की अपेक्षा है कि हम कब जल्दी से जल्दी ट्रेन चालू कर दें, और आपने ये सोचा कि रेलवे क्यों जल्दबाजी कर रहा है। देखिए, जो हमने 120 दिन का ARP बनाया है, ये हमने ये सोच के बनाया है कि किसी भी तरह का पैनिक देश में ना हो, लोगों को अपनी यात्रा पहले से मुहैया कर लें। 30 दिन में लोगों को नहीं मिलता तो वो डेस्परेट हो जाते हैं। अगर 120 दिन में हम करेंगे और लोगों को कंफर्म टिकट मिलेगा तो लोग अपनी यात्रा को फैलाव के साथ करेंगे। मतलब जो लोग 30 दिन के अंदर यात्रा करना चाहते हैं वो अब 120 दिन में अपनी प्लानिंग कर सकेंगे, और ऐसा करने से हमारे सिस्टम में भीड़ भी कम होगी, सबको कंफर्म टिकट भी मिलेगा और लोगों को सहूलियत भी रहेगी। ऐसी सोच के साथ हमने इसको बढ़ाया है। जो आपने दूसरा पूछा कि आपका काउंटर और इसके जो रिजर्वेशन का कैंसिलेशन का कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनों में आपने पहले रिजर्वेशन करा रखा था, जो हमने लॉकडाउन शुरू किए थे उससे पहले जो रेगुलर ट्रेन थी, उन सभी ट्रेनों के आपको फुल रिफंड प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन कराया है तो उसका रिफंड आपको ऑनलाइन माध्यम से ही आपके अकाउंट में स्वतः आ जाएगा, और अगर आपने काउंटर से कराया है तो अपने टिकट को संजो के रखें। यात्रा की तिथि से 180 दिन तक आप जाके इस टिकट को देके अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। और जो आप अभी ये ट्रेन हम चला रहे हैं, नई ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, अगर इसका रिफंड लेना है तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल रिफंड रूल्स है वही लागू होंगे। उसमें भी आप काउंटर में जाके रिफंड ले सकते हैं, और जिन लोगों को ऑनलाइन है उनको ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात राजेश जी आपने शेयर की कि जो रिफंड पॉलिसी है डेट ऑफ जर्नी से लेके 180 दिन तक या 6 महीने तक ये एप्लीकेबल रहेगा। और जिन लोगों ने अगर पहले से, तो वो प्रोसेस तो उनको करनी पड़ेगी रिफंड की। अगर मान लीजिए लॉकडाउन के दौरान कोई टिकट बुक था तो उसको रिफंड की प्रोसेस के लिए तो जाना ही पड़ेगा, या उसको ऑटोमेटिकली रिफंड मिलेगा।
देखिए, जो ऑनलाइन जिन्होंने किया है उसमें हम कुछ वेरीफाई नहीं करते हैं, उनको पैसा उनके अकाउंट में जिससे उन्होंने किया उसी में चला गया होगा। अब तक नहीं गया है तो चला जाएगा, उन सबका हमने कैंसिल कर दिया है। जो जिन्होंने काउंटर में किया है उनका हमारे पास कोई अकाउंट डिटेल नहीं होता जिसमें हम पैसा वापस कर सकें। उसमें एक ही तरीका होता है कि आप अपना टिकट जाके जब देते हैं तो हम पहचानते हैं कि आपका टिकट है और आपके हाथ में हम कैश आपको वापस देते हैं। ऐसे लोगों को काउंटर में किसी भी दिन जा सकते हैं जर्नी डेट से 180 दिन में और जाके अपना फुल रिफंड प्राप्त करें। और यहाँ पर एक बात अपने सुनने वालों को दोबारा से बताना चाहते हैं कि रेलवे ने जो रेलवे स्टेशन पे काउंटर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन राजेश जी वो कौन से अलग केंद्र हैं जहां पे जाके लोग इस काम को कर सकते हैं? देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन पे जितने भी रिजर्वेशन काउंटर्स हैं, आवश्यकता के अनुसार और लोकल कंडीशंस को देखते हुए उन काउंटर्स को पूर्णतः खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस में हमारे रेलवे के रिजर्वेशन अवेलेबल होता था, वो सारे काउंटर्स भी खोल दिए गए हैं। जो हमारे IRCTC ऑथराइज एजेंट्स होते थे जिनके पास लोग आके जाके टिकट बुक करा सकते थे, उनको भी ऑथराइज कर दिया गया है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हमारे जगह जगह खुले हुए हैं भारत सरकार के, उसमें कई तरह की सुविधाएं होती हैं, उसमें एक रेलवे रिजर्वेशन की भी होती है, उसमें भी जाके आप अपना कैंसिलेशन या रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो राजेश जी ने आपको बहुत सारे विकल्प दिए हैं कि आप किसी भी केंद्र पे जाकर अपना जो अगर आपको रिफंड चाहिए या अगर आपको रिजर्वेशन भी कराना है तो आप वहां पे जाकर अपना आरक्षण करा सकते हैं। और इस बीच दिल्ली से श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो श्याम जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए। हम जानना चाह रहे थे श्रीमान जी, अगर आपका प्रोटोकॉल कह रहा है कि 1.5 घंटा के पहले आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, लेकिन किसी कारणवश अगर 1.5 घंटा पहले नहीं पहुंच सके जी, तो क्या मुझे अंदर जाने दिया जाएगा? देखिए श्याम जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप 90 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि अभी तो आपने यात्रा भी नहीं शुरू की और आप अभी से ये कयास लगा रहे हैं कि आप 90 मिनट नहीं पहुंच पाएंगे। इसको करने की वजह मैं आपको बता दूं। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी पैसेंजर्स हमारे रेलवे स्टेशन पे आए उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर हो। जब वो आए तो उनको हम धीरे धीरे, जैसे एयरपोर्ट में एक एक करके फ्लाइट में ले जाते हैं, हम एक एक करके डब्बों में बिठाएं। उसके लिए उनको हो सकता है सर्कुलेटिंग एरिया में थोड़ी देर हम रोकें और उसके बाद उनको लेके चलें जी। किसी भी तरह के एक भीड़ या धक्का मुक्की की स्थिति ना हो। इन सभी चीजों को देखते हुए हमने ये प्रिस्क्राइब किया है। 90 मिनट आपको इसको फॉलो करना चाहिए, दूसरों को भी बोलना चाहिए फॉलो करें। अगर आप 90 मिनट से कुछ मिनट कम भी होते हैं तो लोकल परिस्थिति जैसी होगी, अगर वहां पे मौका होगा आपको ले जाने का और वहां समय होगा तो आपको अलाउ किया जाएगा, परंतु आप अपने मन में यही तय कर लें कि आपको 90 मिनट पहले आना है। राजेश जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर 90 मिनट पहले जाना, ये प्रोटोकॉल तो बना दिया या ऐसी हमने एक SOP तो बनाई है, लेकिन 90 मिनट क्यों बनाई है? तो ये आपने जो बताया कि किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। और पहले हम जब स्टेशन में एंट्री करते थे तो किसी भी तरीके से एक झुंड में एंट्री कर देते, एक क्राउड के साथ एंट्री होती थी, लेकिन अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति को सुरक्षित दूरी बनाते हुए अंदर जाना है और साथ में जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं उनको भी पूरा करना है। तो शायद इसलिए जो है ये समय आपने लोगों से पहले पहुंचने के लिए ये जो 90 मिनट का समय है ये निर्धारित किया है। और चलते चलते बस आपसे चाहेंगे राजेश जी कि क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे उन श्रोताओं को जो यात्रा करना चाहते हैं? देखिए, मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो हेल्दी रहें और अब जब हेल्दी फील करें तभी रेल यात्रा का मन बनाएं। किसी भी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेल ने चलना शुरू कर दिया है, भारतीय रेल चलती रहेगी, आपकी सेवा करती रहेगी। आप धैर्य रखें, रिजर्वेशन के अपना कराएं आप जरूर, लेकिन जब आपकी ट्रेवल नीड्स हो तभी चलाएं। अगर जरूरी नहीं है तो अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। अगर बहुत जरूरी है तो जो सारे इस कार्यक्रम में हमने आपको नियम और कानून बताए थे उनका फॉलो करें। भारतीय रेल एक बहुत सारे लोगों की सेवा करता है, कैटर करता है। हो सकता है कुछ असुविधा आपको हो। जी हाँ राजेश जी, आपको रुकना पड़ रहा है, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। राजेश, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के रेलवे से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया और जरूरी जानकारी हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत